शादी में गांव और शहर की बहू की एंट्री। गांव के छोर पर बनी एक छोटी सी कुटिया के बाहर नीम के पेड़ के नीचे गौरी सो रही थी। उसके चेहरे पर बिखरे बाल और शांत सांस उसकी मासूमियत की गवाही दे रही थी। उसी के पास उसके बचपन का साथी गजराज अपनी सूंड हिला रहा था, जैसे गौरी को पहरा दे रहा था। अचानक से गौरी की आंखें खुलती हैं और पास पड़ी अपनी माता पिता की धूल में जमी तस्वीर को सीने से लगा लेती है। माँ, बाबूजी, आज फिर आप दोनों सपने में आए। अगर आप दोनों मेरे साथ होते तो मुझे इस अंधेरे से कभी डर नहीं लगता। सब कहते हैं मैं अनाथ हूँ और अब मेरी शादी की उम्र भी हो गई है, पर क्या कोई होगा जो मेरी इस झोपड़ी में भी अपनी बारात लेकर आएगा? इतना कहकर गौरी सो जाती है। सुबह की सुनहरी धूप सिंघानिया हवेली की डाइनिंग टेबल में हल्की हल्की पड़ रही थी। मेज पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे, जूस, फल, कॉर्नफ्लेक्स और गरम गरम पराठे। घर के सभी सदस्य बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी घर की मुखिया मानसी सिंघानिया कहती हैं, अरे मोहन, राधा, अब कुछ तो अपने बेटों के बारे में भी सोचो। मेरे पोतों के सिर में सेहरा सजाने का समय आ गया है। मेरी उम्र अब ढल रही है। मैं अपनी आंखों के सामने इस घर में बहू आते देखना चाहती हूँ। अरे माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि अब हमें राजीव की शादी कर देनी चाहिए। मैं तो कुछ लड़कियों की फोटोज भी मंगाई हूँ। वैसे राजीव, तुम्हें कोई लड़की तो पसंद नहीं है ना? मॉडर्न ख्यालात के हैं, अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। अरे नहीं मम्मी, आपको तो पता है कि मैं कभी भी लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ। जिस भी लड़की को आप और दादी पसंद करेंगे मैं उसके साथ शादी करने को तैयार हूँ। तो क्या आप मेरी भी भाभी आ जाएंगी? इस घर में एक और लड़की आएगी। एक क्यों, दोनों बहुओं को एक साथ ही घर ले आते हैं। लगे हाथ संजीव की भी शादी कर देते हैं ना। सही कह रहे हो बेटा, दोनों पोतों की शादी एक ही साथ कर देनी चाहिए। बताओ संजीव, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? यह सुनते ही संजीव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वहां बैठे सबकी बातें वो सुन रहा था, लेकिन उसका दिल दिमाग कहीं और था। उसे गांव की वो लड़की याद आ गई। संजीव एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव गया था। वहां अचानक से मौसम बिगड़ा और तेज आंधी चलने लगी। संजीव ने गाड़ी रोकी और देखा सामने एक झोपड़ी गिरने वाली थी। वो मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता था। तभी उसने देखा कि एक लड़की जिसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी और चेहरे पर हल्के बाल और मासूमियत, अपना बड़ा हाथी लेकर वहां पहुंची। उसने चीख कर हाथी को इशारा किया। उस हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी सूंड और माथे से उस गिरती हुई झोपड़ी की छत को तब तक थामे रखा जब तक उस लड़की ने अंदर घुसकर उस बूढ़े आदमी को सुरक्षित बाहर नहीं निकाल लिया। संजीव उससे बात करने ही वाला था कि तभी वहां भीड़ जमा हो गई और वो लड़की अपने हाथी के साथ घने पेड़ों के पीछे ओझल हो गई। संजीव को उसका नाम तक नहीं पता था, बस अनजान लड़की का ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। तभी अचानक से राधा जी कहती हैं, अरे संजीव, कहाँ खो गए? बताओ, कोई लड़की पसंद है तुम्हें? माँ, संजीव भैया को देखकर ही पता चल रहा है कि उन्हें कोई ना कोई लड़की पसंद है। चलिए बता दीजिए अब। माँ, पहले आप भैया के लिए तो लड़की ढूंढ लीजिए, मैं आपको फिर बता दूंगा। देखो, दोनों पोतों की शादी एक ही साथ होगी, इसीलिए जल्दी बता देना। 3-4 दिन में बता ही देना। नव्या की भी शादी की उम्र हो रही है। तुम दोनों से फुर्सत होंगे तभी तो नव्या की शादी होगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सिंघानिया हवेली किसी कॉर्पोरेट ऑफिस जैसी लग रही थी। राजीव के लिए लड़की ढूंढने का टास्क बड़ी ही तेजी से चल रहा था। मेज पर दर्जनों लड़कियों की फोटोज, पोर्टफोलियो और शहर के अमीर खानदानियों का बायोडेटा बिखरा पड़ा हुआ था। इस लड़की का चश्मा कितना बड़ा है, राजीव के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और उनके बिजनेस में तो पिछले साल बड़ा लॉस हुआ। हमें ऐसी लड़की चाहिए जो देखने में मॉडर्न, सुंदर और रुतबे में हमारे बराबर हो। अरे राधा, तुम राजीव के लिए पत्नी ढूंढ रही हो या किसी फिल्म के लिए हीरोइन कास्ट कर रही हो? मम्मी, आप तो ऐसी लड़की ढूंढ रही हैं जो पैदा ही वोग मैगजीन के कवर पर हुई हो। तभी राधा की नजर की गोल्डन एनवलप पर पड़ी फोटो निकाली और फोटो देखते ही राधा जी की आंखों में अलग ही चमक आ गई थी। एक मॉडर्न लड़की, चश्मा लगाए हुए, जीन्स टॉप पहने, ब्रांडेड बैग हाथ में लिए हुए। मिल गई। देखिए मोहन जी, नाम है शनाया खन्ना, फादर का रियल एस्टेट का बिजनेस है और फोटो तो देखिए, इतनी मॉडर्न, खूबसूरत। उसकी हर एक एक चीज बता रही है कि वो सिंघानिया परिवार की बहू बनने के लायक है। देखने में तो सुंदर है, मॉडर्न भी है,
मोहन आज ही बात कर लो खन्ना साहब से, हम उनके घर चलते हैं। देर नहीं करनी है मुझे अपनी पोतों की शादी में। और हाँ राजीव, तुम्हारे पास बस 2 ही दिन है, हमें बता दो जिस लड़की से शादी करना चाहते हो, वरना हम अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी कर देंगे। मुझे कल ही रामपुर निकलना होगा उस हाथी वाली लड़की के बारे में मैं सब कुछ जानने के लिए। अगले दिन सिंघानिया परिवार शनाया के आलीशान घर पहुंचा। घर के हर कोने में से अमीरी झलक रही थी। शॉर्ट ड्रेस पहने सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठी थी। खन्ना जी, आपकी बेटी शनाया तो वाकई में परी है। हमें और हमारे बेटे राजीव को आपकी बेटी शनाया बहुत पसंद है। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। क्या आपको भी ये रिश्ता मंजूर है? देखिए, आपके बेटे को तो ये रिश्ता मंजूर है। एक बार मैं अपनी बेटी से भी पूछना चाहूंगा। आखिर शादी में बच्चों की मंजूरी तो जरूरी है। बताओ बेटा शनाया, तुम्हें राजीव कैसा लगा? तुम अपनी बाकी जिंदगी राजीव के साथ बिताना चाहोगी? डैडी, मुझे भी राजीव अच्छा लगा। मेरी तरफ से तो हाँ है। मेरी एक शर्त है, मुझे अपनी शादी में एकदम स्वैग वाली एंट्री चाहिए। मैं चाहती हूँ खुद बुलेट चलाती हुई यूनिक एंट्री करो। मुझे वो पुरानी पालकी और फूलों वाली एंट्री नहीं पसंद। मानसी और मोहन एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन्हें ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। अरे बेटा, तुम मॉडर्न हो और बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि तुम एकदम यूनिक एंट्री रखो। चलिए, यह रिश्ता तो पक्का हो गया है। हमें हमारे छोटे पोते संजीव की भी शादी करनी है, तो डेट्स उसके हिसाब से ही रखेंगे। उधर संजीव अपनी गाड़ी से रामपुर की उन्हीं गलियों में पहुंचता है जहां उसने पहली बार गौरी को देखा था। उसने जीप दूर ही खड़ी करी और पैदल ही नदी की ओर बढ़ा। आज उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। नदी के किनारे का नजारा देखकर संजीव के कदम थम गई। उसने सामने उसी लड़की को देखा जिसे 1 महीने पहले तूफानी दिन में देखा था। अरे, शहर की लड़कियों के लिए मेकअप, ब्रांडेड कपड़े और आईना ही उनकी दुनिया होता है, और एक ये है जो बहती नदी के पानी में अपनी सादगी का जश्न मना रही है। अरे, और कितना शैतान बनेगा गज्जू। सीधे खड़े हो, सही से साफ कर दूं तुझे, नहीं तो सब कहेंगे गौरी तो अपने दोस्त की सफाई का भी ध्यान नहीं रखती। मंदिर भी तो चलना है ना। तभी गौरी का पैर गीली मिट्टी पर फिसला। वो संभल पाती इससे पहले ही संजीव फुर्ती से उसकी ओर लपका, लेकिन गजराज संजीव से पहले अपनी सूंड गौरी की कमर में लपेट कर उसे गिरने से बचा लेता है। गौरी संभल कर खड़ी हुई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से संजीव को देखा। आप कौन हैं? नए लग रहे हैं। रास्ता भटक गए? निकला था किसी को ढूंढने के लिए, पर क्या पता था कि इतनी जल्दी मंजिल मिल जाएगी। गौरी को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे, इसलिए वो गजराज के पीछे छुपने की कोशिश करती है। अच्छा बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? गौरी। गौरी नाम है, पर आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? इसी गांव में रहती हो? मैं क्यों तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, पता पूछ रहा हूँ। ये तुम्हें पता चल जाएगा। बस मुझे गलत आदमी मत समझो, भरोसा रखो, मुझे अपना समझो। मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, उस दिन जब तुमने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बूढ़े आदमी को बचाया था। तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरा साथ दोगी? संजीव गौरी से उसका पता और दिल में एक नया रिश्ता लेकर वापस सिंघानिया हवेली लौटता है। संजीव जैसे ही हवेली में कदम रखता है, उसके चेहरे की चमक सब कुछ बयां कर रही थी। लिविंग रूम में फैमिली के सारे मेंबर्स बैठे हैं। तभी संजीव ने अपनी मन की बात कह दी। जिस लड़की के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता था, उसका नाम है गौरी। वो रामपुर गांव में अपने हाथी के साथ रहती है। उसके परिवार में कोई भी नहीं है। मुझे गौरी से शादी करनी है। संजीव, मजाक हर वक्त अच्छा नहीं लगता। तुम सोच भी कैसे सकते हो? सिंघानिया परिवार की बहू गांव में रहने वाली होगी, अनाथ होगी, जिसके परिवार का अता पता नहीं होगा। अरे चुप हो जाओ राधा। अगर संजीव को वो लड़की पसंद है तो एक बार उस लड़की को देख लेते हैं। और वैसे भी एक बहू तुमने अपनी मॉडर्न पसंद कर ली है, तो दूसरी बहू ऐसी होनी चाहिए ना, जो पारिवारिक हो, जिसके पास संस्कार हो। अगर वो लड़की संजीव को पसंद है तो हम उस लड़की के घर कल ही जाएंगे। अगले ही दिन सिंघानिया परिवार की चमचमाती हुई गाड़ियां रामपुर की धूल उड़ाती हुई गौरी के घर के सामने रुकी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गौरी अपने घर में गजराज को नहला रही थी। उसने जब संजीव और उसके परिवार वालों को देखा तो घबरा गई। इधर आओ। कोने में क्यों खड़ी हो? तुम्हारा ही नाम गौरी है? जी, मैं ही गौरी हूँ। गौरी। गांव के सरपंच और संजीव के परिवार के सभी सदस्य नीम के पेड़ के नीचे बिछी हुई 2 खटिया पे बैठते हैं। हमारे बेटे संजीव को गौरी पसंद है और हम गौरी का हाथ अपने बेटे संजीव के लिए मांगने आए हैं। गौरी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आज उसे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। इतने में पंडित जी को फोन लगाती है।
यह रिश्ता तो पक्का हुआ। पंडित जी ने अगले महीने की 15 तारीख का मुहूर्त निकाला है। एक ही दिन मेरे दोनों पोते संजीव और राजीव की शादी एक ही मंडप में होगी। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है और आता है वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, शादी का दिन। शनाया के कमरे में अफरा तफरी मची हुई है। शहर के महंगे महंगे मेकअप आर्टिस्ट की पूरी टीम तैनात है। टेबल पर इंटरनेशनल ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स, डायमंड ज्वेलरी बिखरे पड़े हुए हैं। मेकअप आर्टिस्ट उसके चेहरे पर यह ब्रश मेकअप कर रहा है। शनाया बार बार आईना देखती है और चिढ़ जाती है। मेकअप थोड़ा और बोल्ड करो और मेरा ये डायमंड नेकलेस ये चमकना चाहिए। आज मैं जब बुलेट पर निकलूंगी तो सबको पता चलना चाहिए कि सिंघानिया खानदान की बड़ी बहू कौन है। उस गांव की लड़की को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि फाउंडेशन क्या होता है। मैं चाहती हूँ उसकी कोई भी चीज मुझसे अच्छी ना हो। दूसरी तरफ गौरी एक नॉर्मल से रूम में बैठी हुई है। ना तो उसके पास ब्रांडेड मेकअप प्रोडक्ट है, ना ही बहुत हैवी वेडिंग ड्रेस। उसके पास मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं है। गांव की 2 औरतें और नंद नव्या उसके साथ है। वैसे भाभी एक बात पूछूं, आप चाहती तो शनाया भाभी जैसे डिजाइनर लहंगा ले सकती थी, लेकिन फिर आपने मना क्यों किया? नव्या, जो साड़ी मैंने पहनी है वो मेरे लिए दुनिया के सारे डिजाइनर लहंगे से ज्यादा महंगी है। इस साड़ी में मेरी माँ की यादें हैं। ये मेरी माँ की शादी की साड़ी है। नव्या गौरी को सोने के झुमके पहना रही थी। गौरी अपनी नजरें नीचे करे बैठी हुई थी। उसकी आंखों में माँ बाप की याद और आने वाली जिंदगी का डर दोनों ही साफ झलक रहा था। एक बार नजरें उठाकर खुद को देखिए तो श्रृंगार का क्या जादू आया है। आज तो संजीव भैया की नजरें आपसे हटेंगी ही नहीं गौरी भाभी। बाहर मैदान में गांव के लोग गजराज को तैयार कर रहे हैं। उसे नहला धुलाकर उसके माथे पर हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाया गया। उसके ऊपर चांदी के काम वाली भारी मखमली झूल डाली गई है। गजराज भी आज शांत और गंभीर खड़ा है, जैसे उसे पता हो कि आज उसे अपनी दोस्त को विदाई देनी है। अरे गौरी बिटिया ने शहर की चमक नहीं मांगी, पर हम उसके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गजराज, आज ऐसी अद्भुत एंट्री करवाना अपने दोस्त की कि सारे शहर वाले देखते रह जाएं। चारों ओर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हैं जिन पर शनाया और राजीव के नाम चमक रहे हैं। शनाया की दोस्त, शहर के सभी रईस लोग शहरी बहू की एंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद वक्त होता है शनाया की बुलेट वाली मॉडर्न एंट्री। अचानक से पूरे हॉल की रोशनी नीली और बैंगनी हो जाती है। डीजे में फुल वॉल्यूम में रॉक सॉन्ग से जमीन हिलने लगती है। बड़े बड़े दरवाजे खुलते हैं और फिर धुएं के बीच शनाया की एंट्री होती है। शनाया ने एक चटक गुलाबी लहंगे के ऊपर एक काले चमड़े की ब्राइडल जैकेट पहनी है और आंखों पर गहरा काला चश्मा। वो अपनी कस्टमाइज्ड बुलेट को तेज आवाज में रेव करते हुए अंदर आती है और उसके साथ 10 बैकग्राउंड डांसर हैं जो हाथों में नियॉन लाइट्स लिए नाच रहे हैं। शनाया एक हाथ छोड़कर बुलेट चलाती है और बीच रास्ते में एक स्टाइलिश स्किड मारती है। शनाया भाभी की एंट्री से तो पूरा हॉल कांप उठा। मेरे कानों में तो दर्द होने लगा। ये हुई ना मेरी मॉडर्न बहू की यूनिक एंट्री। शनाया बुलेट से उतर करके राजीव के पास स्टेज पर बैठ जाती है। फिर अचानक सारा म्यूजिक बंद हो जाता है। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा सा हो जाता है। शंख की एक लंबी और पवित्र आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। अब टाइम है गौरी की एंट्री का। अचानक मेन डोर पर मशालें जल उठती हैं। 11 पंडित मंत्र पढ़ते हुए फूलों की बारिश करते हैं और तभी अंदर कदम रखता है गजराज। हाथी को देखकर लोगों की सांसें थम गई। वो किसी राजाओं के हाथी जैसा लग रहा था। उसके माथे पर सोने का श्रृंगार पट्टी, पैरों में भारी पीतल के घुंघरू जो हर कदम पर छन छन की मधुर आवाज कर रहे थे, और शरीर पर हाथ से बुनी हुई मखमली रेशमी झूल जिस पर गौरी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा था। हाथी के ऊपर सजी नक्काशीदार चांदी की शाही पालकी में गौरी बैठी है। उसने सिर पर लंबा पल्लू किया है, लेकिन उसकी आंखों की सादगी और चेहरे का नूर हजारों लाइटों पर भारी पड़ रहा है। गांव के बुजुर्ग हाथों में पारंपरिक ढाल और तलवारें लिए लोकगीत गाते हुए चल रहे हैं। जैसे ही गजराज बीच हॉल में पहुंचता है, वो अपनी सूंड उठाकर एक ऐसी राजसी चिंगाड़ मारता है कि शनाया की बुलेट की आवाज उसके सामने एक खिलौने जैसी लगने लगती है। मेहमानों का हाल देखने लायक था। कोई फोन से वीडियो बना रहा था तो किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने बहुत शादियों में दुल्हन की एंट्री देखी, पर ऐसी डिग्निटी और रॉयल एंट्री आज तक नहीं देखी। ये होते हैं असली संस्कार। मेरी छोटी बहू ने तो आज इस रिजॉर्ट को राजाओं का महल बना दिया। गजराज अपनी सूंड से गुलाब के फूलों की टोकरी उठाता है और संजीव और गौरी के ऊपर फूलों की बारिश करता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। स्टेज पर बैठी शनाया का मुंह अब गुस्से से लाल हो गया था। उसने सोचा था कि आज की सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन वो रहेगी, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल अलग है। सभी मेहमानों को गौरी की यूनिक एंट्री ने प्रभावित कर दिया था।
इसने मेरी इतनी ग्रैंड एंट्री का मजाक बनवा दिया। सभी लोग उसे संस्कारी लड़की समझ रहे हैं और मुझे बिगड़ी हुई लड़की। गौरी, तुमने ये सही नहीं किया। आज तूने मेरा मंच छीना है, अब तू देख मैं कैसे तेरा चैन छीनती हूँ। शादी के बाद दोनों बहुओं की ये ससुराल में पहली सुबह थी। शनाया जीन्स और क्रॉप टॉप पहनकर डाइनिंग एरिया में आती है और वहीं छोटी बहू गौरी बनारसी साड़ी पहन के नीचे आती है। गौरी, ये तुम्हारा गांव नहीं है। ये भारी भरकम साड़ियां और इतना लंबा पल्लू यहाँ नहीं चलेगा। अब तुम सिंघानिया खानदान की बहू हो। कमरे से बाहर निकलने से पहले ये सोच लिया करो। मम्मी जी, आपको नहीं लगता ये हाथी सिंघानिया हवेली में बिल्कुल भी नहीं सूट हो रहा? हम इसे जू में भेज देते हैं। माँ, गजराज बचपन से मेरे साथ है। मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप इसे यहीं रहने दीजिए। गौरी, तुम्हें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। माँ पापा ने पहले ही कहा दिया था। हवेली के पीछे बड़े बगीचे में गजराज के लिए शेड डलवा दिया है, वो वहीं रहेगा। राधा और शनाया एक दूसरे को देखते हैं। राधा मजबूर होती है क्योंकि अब वो कुछ कह नहीं सकती। गौरी, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने वादा किया था तुम्हारे साथ निभाने का, तो अब तुम हमेशा मुझे अपना साथ खड़ा पाओगी। इतने में दादी मानसी नीचे आती हैं और सभी घर वालों के सामने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करती हैं। आज तुम दोनों बहू का इस घर में पहला दिन है और दोनों की पहली रसोई की रस्में भी हैं। तुम दोनों को जो भी खाना बनाना आता हो वो बना लेना, क्योंकि बिजनेस क्लास की औरतें आएंगी और उनके सामने हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। दिन बीत चुका है, शाम उतर आई है। अब वक्त है पहली रसोई की रस्म का, जहां शहर की शान और शौकत से सजी हाई प्रोफाइल औरतें इकट्ठा होंगी। शनाया बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। बिजनेस क्लास की औरतें आई हुई हैं। कुछ भी बना लेना, पर ऐसा बनाना बेटा कि मेरी वाहवाही हो, मैं सबको दिखा सकूं कि मेरी बहू ने बनाया है। मम्मी, आई टोल्ड यू, मैं किचन में ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, तो खाना बनाना तो दूर की बात है, मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, वही मेरा शगुन होगा। वैसे गौरी क्या बना रही है? ये क्या बनाएगी? इसे जो आता होगा वही पूरी हलवा। सभी मेहमान आ जाते हैं। राधा सिर्फ अपनी बड़ी बहू शनाया को अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। यह मेरी बड़ी बहू है शनाया, लंदन रिटर्न है। आज सब कुछ इसी ने अरेंज किया है। शनाया इतराते हुए पिज्जा और पास्ता सर्व करते हैं। टेबल पर सफेद क्रॉकरी, सिल्वर कटलरी और कलरफुल नैपकिन्स, सब कुछ एकदम परफेक्ट। उसकी आंखों में एक चमक है, जैसे वो कह रही हो, देखिए यह है मॉडर्न बहू का अंदाज। राधा, ये क्या बाहर का खाना खिलाने के लिए हमें बुलाया है? पहली रसोई की रस्मों में तो बहू के हाथ से बनाया खाना चखा जाता है, क्या सब भूल गई हो तुम? आप लोग गुस्सा क्यों हो रही हैं? एक और बहू भी है हमारी, उसने अपने हाथों से खाना बनाया है। गौरी किचन से सादगी के साथ बाहर आती है। हल्की केसरिया रंग की साड़ी, सलीके से खुले हुए बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। गौरी पीतल की थाली में सबके लिए हलवा और काजू बादाम की खीर लाती है। लीजिए बहन जी, हमारी छोटी बहू गौरी आ गई और ये हलवा उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। चक्कर बताइए कैसा है स्वाद। सारी आंटियां हलवा खाती हैं, उनके चेहरे की एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाती है। राधा, तेरी इस बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। बड़े समय बाद यह हलवा खाया मैंने। ऐसा स्वाद मेरी माँ के हाथों में था। बुरा ना मानना, तेरी बड़ी बहू बस दिखावे की शौकीन है, लेकिन छोटी बहू अन्नपूर्णा है। आज मेहमानों के सामने गौरी ने जो घर वालों की इज्जत बचाई थी, दादी जी के दिल में उसके लिए अब प्यार पनपने लगा था। बहू, तूने आज न सिर्फ हलवा बनाया बल्कि इस घर की इज्जत रख ली। घर पकवानों से नहीं, बनाने वाले के भाव से चलता है। शनाया गुस्से से लाल हो जाती है। उसे वहां पर कोई भाव नहीं दे रहा था। उसका मंगाया पास्ता टेबल पर ठंडा हो रहा था और गौरी के हाथों से बनाया गया हलवा सभी औरतें खा रही थी और बहुत तारीफ की कर रही थी। राजीव भी पास्ता छोड़कर हलवा खाने लगता है। ये गंवार ने शादी वाले दिन में मेरी सारी लाइमलाइट छीन ली थी और आज भी सब गौरी की तारीफ कर रहे हैं। मम्मी जी ने तो कहा था कोई इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। तभी एकदम से गजराज की चिंगाड़ की आवाज अंदर हवेली तक आती है। मोहल्ले की औरतें चिंगाड़ की आवाज सुनने के बाद डरती नहीं है बल्कि खुश हो जाती हैं। आप लोग डरी तो नहीं? गौरी अपने साथ अपना हाथी भी ले आई है, वो ऐसे ही चिंघाड़ता रहता है। अरे राधा, ये तो शुभ संकेत है, यूं हाथी का चिंघाड़ना और पहली रसोई में इतना टेस्टी मीठा बनाना। राधा, तेरी तो किस्मत चमक गई, सुंदर सुशील बहू जो मिल गई है तुझे। आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही है, गौरी भाभी ने तो हलवा बहुत टेस्टी बनाया है। शनाया को उम्मीद नहीं थी कि ये हाई प्रोफाइल औरतें गौरी की तारीफ करेंगी। उसे तो यही लगा था कि उन्हें वही पसंद आएंगी, लेकिन जब सबने गौरी की तारीफ की तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई।
और क्या उम्मीद लगाई जा सकती थी गौरी से? वो बस अच्छा खाना ही बना सकती है, ड्रेसिंग सेंस तो जीरो है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे सिंघानिया हवेली में गौरी के लिए रहना मुश्किल होता जा रहा था। राधा और शनाया गौरी को शहर के महंगे डिजाइनर मॉल ले जाती हैं। वहां उनका मकसद गौरी को डिजाइनर कपड़े दिलवाने का नहीं था, बल्कि उसे उसकी गरीबी का एहसास कराने का था। शनाया मॉल में एक महंगी डिजाइनर ड्रेस उठाकर गौरी से ट्राई करने के लिए कहती है। जैसे वो ड्रेस पहनकर गौरी बाहर आती है, ओह माय गॉड गौरी, ये ड्रेस कितना चीप लग रहा है तुम पर। चाहे कितनी भी महंगी ड्रेस पहन लो, तुम्हारी गरीबी तो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। आसपास के लोग गौरी को देखकर हंसने लगते हैं। शनाया जानबूझकर गौरी का पर्स नीचे गिरा देती है, जिसमें बहुत ही कम पैसे हैं। इतने कम पैसों में यहाँ पर एक रुमाल भी नहीं मिलेगा। हमारी इंसल्ट किए बिना तुम्हारा दिन पूरा नहीं होता। तभी अचानक से गौरी का पति संजीव मॉल पहुंचता है। ये साड़ी और इस सेक्शन की सभी साड़ियां पैक कर दीजिए। मेरी वाइफ के ऊपर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा, इसे बताने के लिए मुझे किसी फैशन एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। संजीव बेटा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? अरे मेरा छोड़िए, आप बताइए, आप गौरी को यहाँ शॉपिंग कराने के लिए लाई थी या उसकी इंसल्ट कराने के लिए लाई थी? माँ, अगर पैसे ही स्टेटस की पहचान है तो गौरी का कार्ड अनलिमिटेड होगा आज से। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर संजीव उसे अपने साथ ले जाता है। इस गौरी को कोई ना कोई क्यों बचा लेता है? मुझे नफरत है गौरी से। उस दिन से जिस दिन इसने मेरी यूनिक एंट्री खराब की थी, मेरा मन होता है मैं मार डालूं इसे। मॉल वाले इंसिडेंट के बाद घर में गर्मा गर्मी का माहौल था। शनाया कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी गौरी को नीचे दिखाने का। तभी एक दिन रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो गया, घर के पिछले हिस्से में शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी उठी। देखते ही देखते उस छोटी सी चिंगारी ने खौफनाक आग का रूप ले लिया। रात का सन्नाटा बचाओ बचाओ की शोर में बदल गया। दादी, मम्मी, पापा अंदर ही है। राजीव भागता हुआ नीचे आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। भैया, आप अकेले हैं? शनाया भाभी कहाँ है? मुझे नहीं पता शनाया कहाँ है। कमरे में नहीं थी, मुझे लगा वो नीचे चली गई होगी। बचाओ, कोई है, मेरा दम घुट रहा है। संजीव दौड़ता हुआ अंदर जाने की कोशिश करता है। एकदम से संजीव को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। इतने में गौरी एक भारी कंबल लपेट कर अंदर चली जाती है। गौरी अंदर मत जाओ, आग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गौरी किसी की बात पर ध्यान नहीं देती और अंदर की तरफ बढ़ती है। माँ जी, बाबूजी, घबराइए मत। गौरी तो अपनी जान की फिक्र भी ना करे, अंदर चली आई। राधा की आंखों में डर के साथ साथ पश्चाताप के आंसू भी थे। जिस बहू को हमेशा नीचे दिखाया था, आज वही अपने जान की फिक्र न करती हुई सास ससुर की जान बचाने भीषण आग में घुस गई। दादी, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी धुआं के बीच से गौरी अपने सास ससुर को पकड़े हुए बाहर निकलती है। सब राहत की सांस लेते हैं। इतने में ही शनाया की चीख की आवाज ऊपर खिड़की से सुनाई देती है। कोई मुझे बचाओ, मैं ऊपर हूँ, सीढ़ियों में आग लग गई है, मैं नीचे नहीं आ सकती हूँ। अरे राजीव, कुछ करो, तुम्हारी पत्नी जलकर मर जाएगी। मम्मी, सीढ़ियां जलकर गिर चुकी हैं, ऊपर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तभी अचानक से गजराज के चिंघाड़ने की आवाज आती है। गौरी हाथी की तरफ भागती है। गजराज, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। गजराज, आज फिर अपनी दोस्त की मदद कर। आग के लपटों के बावजूद गजराज निडर होकर खिड़की के पास पहुंचता है। वो अपनी लंबी सूंड से खिड़की की लोहे की ग्रिल को उखाड़ फेंकता है। अंदर धुआं भरा है और शनाया बेहोश होने वाली है। शनाया भाभी, घबराइए मत, मेरा हाथ थाम लीजिए। शनाया थरथराते हुए हाथों से गौरी का हाथ थामती है। गौरी उसे खींचकर गजराज की पीठ पर अपने पीछे बिठा लेती है। गजराज उन्हें सही सलामत नीचे उतार देता है। शनाया को होश नहीं रहता। जिस घर पर घमंड करती थी, आज वो घर जलकर राख हो गया। गौरी, तुम ना होती तो हम लोग भी इसी घर के साथ जलकर राख हो जाते। मैं नहीं जानती कैसे तुमसे माफी मांगू। अपनी माँ समझकर मुझे माफ कर दो। अब जब आपने मुझे बेटी समझ ही लिया है तो माफी कैसी? माँ बच्चों से माफी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती। कोई पानी दे दो मुझे। गौरी पानी का गिलास उसके होठों से लगाती है। शनाया पानी पीती है। फिर उसकी नजर गौरी के हाथों पर पड़ती है, जिन पर सफेद पट्टी बंधी है। गौरी, तुम्हारे हाथ, ये क्या हुआ? और मेरा कमरा, वहां तो आग। अब सब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है आप बस 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। नहीं, मुझे याद है दरवाजा लॉक हो गया था, धुआं भर गया था, मैं चीख रही थी, फिर वो एक जोरदार धमाका हुआ, खिड़की टूटी और
शनाया की नजर बाहर खड़े गजराज पर पड़ती है। वो गजराज था, उसने अपनी सूंड से मेरी खिड़की उखाड़ दी। जी भाभी, अगर गज्जू समय पर जोर ना लगाता तो हम अंदर नहीं पहुंच पाते। उसने अपनी सूंड से आग का रास्ता बनाया और मैं आपको बाहर खींच लाई। क्यों गौरी, क्यों बचाया मुझे? मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ी थी। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें गंवार कहा, तुम्हारे हाथी को घर से निकालने की साजिश की। मैं इतनी बुरी थी और तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। चुप हो जाइए भाभी, डॉक्टर ने मना किया है आपको टेंशन लेने के लिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं। सिंघानिया हवेली का नक्शा और हवेली के लोगों का दिल बदल चुका है। क्या बात है, घर के साथ शनाया भी बदल गई। शनाया, तुम वाकई किचन में काम कर रही हो या सिर्फ गौरी की फोटो खींच रही हो? राजीव, आज मैंने भी पराठे बेलना सीख लिया है, भले ही थोड़े नक्शे जैसे बने हैं। यही असली रेनोवेशन है मम्मी। दीवारों के रंग के साथ साथ लोगों के दिलों का रंग भी बदल गया है। बिल्कुल सही कहा साहब, मेरा मतलब संजीव जी। अब इस घर में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सिर्फ सुकून है।